एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लेक्चर 6 जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसका नाम है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सो इससे पहले हमने जो लेक्चर्स हैं रिकॉर्ड कर दिए हैं, बट कुछ एक दो ऐसे लेक्चर्स हैं जैसे हमने लेक्चर 1 या जैसे लेक्चर 3 हो गया और 1 हो गया, उनको हमने नाम नहीं दिया हुआ। वो सिंपली स्टार्ट है। जैसे लेक्चर 1 नॉर्मली थर्मोकेमिस्ट्री के नाम से स्टार्ट है, उसे हमने आगे लेक्चर 1 नाम नहीं दे रखा। और जो लेक्चर 3 आई थिंक उसे हमने एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट किया है। पहले हमने हेस्लो के बारे में समझाया कि हेस्लो होता क्या है, और फिर डायरेक्टली हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। ठीक है उसका। तो जो इस चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर होगा, आई थिंक लेक्चर 9 होगा वो, और उस लेक्चर 9 के अंदर हम लास्ट में उस प्लेलिस्ट की फ़ोटो जो है ज़रूर अपलोड कर देंगे। वो एक बार चेक कर लेना कि कौन सा लेक्चर किस नाम से सेव है, ताकि अगर लेक्चर्स देखने हो तो उसमें थोड़ी क्लैरिटी रहे कि ये लेक्चर 1 है 2 है, और उसी अकॉर्डिंग कर सको। और उसके साथ ही हमने बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी अपलोड कर दिए हैं जो हेस्लो या बेसिक कॉन्सेप्चुअल पे बेस्ड हैं। ठीक है, और भी आगे इस लेक्चर के भी जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी सॉल्व करेंगे, बट लेक्चर 6 और 7 दोनों लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद ही कंबाइंड इनके न्यूमेरिकल्स होंगे। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है अमाउंट ऑफ हीट चेंज, मीन्स कितनी हीट रिलीज हो रही है जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो क्या होता है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि अगर हम एसिड प्लस बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा वाटर बनता है, और क्या बनता है? सॉल्ट। क्या बनता है? सॉल्ट। तो यानी एसिड भी आपको मान लो 1 ग्राम ले रहे हो 1 इक्विवेलेंट, और ये भी आप 1 ग्राम ले रहे हो, तो जब उसको करोगे यहाँ पे क्या होएगा? हीट जो है आपकी रिलीज़ होएगी। यहाँ एसिड की कुछ और होगी, बेस की कुछ और होगी, और रिलीज़ कुछ और होगी। ये हम लेक्चर 7 में इसे समझेंगे। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट लेक्चर 6 के अंदर हम इसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं नॉर्मली कि कैसे सॉल्व करना है हमने। देखो आगे क्या है, नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं तो गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। सो यू नीड टू जस्ट पुट इट डाउन, गिवन मास बाय मोलर मास, एन फैक्टर इधर आ जाएगा। ठीक है, सो गिवन मास बाय मोलर मास क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो ये एक इसकी डेरिवेशन होगी इंक्लूडिंग दिस। ठीक है, सो जो भी आपको जो भी दे रखा होगा ना, बस वो उसकी वैल्यूज़ जो हैं पुट करते जाओगे, आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अगर आपको फाइंड आउट करना है। अब इधर देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेंगे, इसे और कैसे लिख सकते हैं? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम जो सेंटीमीटर क्यूब पर 1000 इंटू एन फैक्टर, और ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूले में। ठीक है, और ये नीचे 1000 है, 10⁻³ मीन्स 1000। नाउ डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन फॉर सॉल्यूशन ए प्लस सॉल्यूशन बी, जो कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, इज ऑलवेज दिस और दिस। क्या होगा? अब आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, NaCl और H2O बना, एसिड प्लस बेस बनाया तो सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज़ हुआ। अब HCl को आपने ब्रेक किया, NaOH को ब्रेक किया, NaCl को ब्रेक किया, और H2O तो होएगा ही नहीं, H2O तो अपनी की अपनी स्टेट में रहेगा लिक्विड में ही। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जो सिमिलर है उसे कट करो, यहाँ पे Na सेम है, Cl सेम है। अब यहाँ पर आपके पास क्या बच गया? एक H पॉजिटिव बच गया, एक OH नेगेटिव, और इधर का H2O। ऐसे ही तो पानी बनता है, जब हमारा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंबाइन होएगा, यही हमारा वाटर होगा। ऑल राइट, नाउ दैट्स वाई जो डेल्टा H होता है वो हमेशा इसकी क्या वैल्यू होती है? -57.1 किलो जूल पर इक्विवेलेंट कह सकते हो। ठीक है, delta H is always -57.1 kilojoule equivalent for strong acid and strong base, means उसकी वैल्यू तो यही रहेगी। Now in case of H2SO4 न्यूट्रलाइजेशन विद NaOH, अगर हम NaOH के साथ बात करें, जैसे H2SO4 और NaOH हो गया, तो Na2SO4 और H2O बन गया। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे जो आपका वाटर होना चाहिए ना,
वाटर क्या होना चाहिए, वाटर हमेशा 1 मोल ही होना चाहिए। वाटर कैसा होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। यहाँ पे दे कितने रखे हैं, 2 मोल्स दे रखे हैं। तो अब देखो, पहले तो सबसे पहले ऐसे उनको क्या कर लो, ब्रेक कर लो हर चीज़ों को। H2O तो ऐसे ही आ गया, ठीक है। ब्रेक करके जो कैंसिल हो रहे सेम सेम चीज़ें उन्हें कट कर लो। यू आर लेफ्ट विथ 2H पॉजिटिव 2OH नेगेटिव। तभी तो 2H2O बना, जब आपके 2 ही H पॉजिटिव आयन 2 ही OH नेगेटिव आयन्स जब कंबाइन हुए तभी तो आपका H2O बना। तो आपने 2 क्या कर ले लेना है, उनमें से कंबाइन ले लेना है। और इसकी जो वैल्यू अभी हमने पीछे पढ़ा तो वो क्या था, -57.1 था। तो इंटू में 2 कर दोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ देखो, डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन फॉर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस इज लेस देन दिस। अब ये ऐसा क्यों होता है, इधर देखो, यहाँ पर जो आपके पास एसिटिक एसिड है वो ब्रेक होगा इनमें, NaOH ब्रेक होगा इनमें। अब इसमें क्या होगा, जो H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, अब वो मिलाकर क्या बनाएंगे, वाटर जब ये कंबाइन होंगे, इनकी वजह से जो हीट है वो रिलीज़ होएगी। वो हीट इसके बोन्स को ब्रेक करेगी एंड वाइस वर्सा। अब क्या चलता रहेगा, पूरी की पूरी रिएक्शन चलती रहेगी। क्या चलती रहेगी, पूरी की पूरी रिएक्शन कॉन्टीन्यूटी में चलती रहेगी। वैसे तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि जो आपका आंसर होता है वो होता है -57.1 नॉर्मली जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से लेते हो। लेकिन जब आप वीक एसिड लेते हो एंड स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हो, या इनमें से कोई एक चीज़ वीक लेते हो ना, तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या कर देती है, फॉल कर देती है। क्या कर देती है, फॉल। मीन्स वो उनसे क्या आने लगती है, कम आने लगती है। ऑलराइट, इतनी बात समझ में आई। एज OH negative can H positive can take out H positive, यहाँ बीच में मिसिंग है, from CH3COOH and CH3COOH disassociation reaction shift forward to produce more H positive। अब ये दोनों रिएक्शन मिलके हीट रिलीज करके करेंगे, ये फिर से ब्रेक डाउन होगा, फिर H पॉजिटिव चलता रहेगा। मतलब ये रिएक्शन क्या करती रहेगी, चलती रहेगी, ठीक है। नाउ अब क्या होता है, कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आपको वैल्यू गिवन होती है। अब किलो कैलोरीज में जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है -13.7 भी कह सकते हो। वो किलो कैलोरीज पर मोल में होती है, और ये जो वैल्यूज़ होती है वो किलो जूल पर इक्विवेलेंट में होती है, ठीक है। अब आगे देखो, अगर हम बात करते हैं किसकी, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की, और इसमें किसकी बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें लेस देन हो गया आपका -57.1, इसमें आपका किसके इक्वल आएगा, -57.1 किलो जूल के लिए, ठीक है। और निकालोगे कैसे, आपको देखो डेल्टा HR जो होता है ना, डेल्टा HR किसके इक्वल होएगा, -13.7, ठीक है, प्लस में डेल्टा H डिसएसोसिएशन। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा कि किसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें कहेंगे डेल्टा H डिसएसोसिएशन की वैल्यू निकालो भाई, एनर्जी कितनी रिलीज़ हुई है ये हमें कहेंगे ये निकालने के लिए। तो हम क्या कहेंगे, जो हमें ये चीज़ हमें क्या होएगी, गिवन होएगी। जैसे मान लो आपके पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसकी आपको दे रखी है कि -57.1 से कम है, यानी -13.7 से कम मान लेंगे, उससे कम है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तभी आपका जो है डेल्टा डिसएसोसिएशन जो है निकल आएगा। ऑलराइट, चलो आगे देखो क्वेश्चन कैसे है। न्यूमेरिकल है 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर। अब इसमें आपने यहाँ पे क्या करना है, जो ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपको डेल्टा H निकालना है, हीट कितनी रिलीज़ हो रही है। नॉर्मली ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 निकालो, क्योंकि यहाँ पे H2SO4 की बात करें या NaOH की बात करें, तो हमने इनका क्या कर लेना, पहले ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेना। अब इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट आया वो 0.1 और इसका 0.6 आया। दोनों में से लिमिटिंग कौन है, लिमिटिंग ये वाला है। कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। अब ये वाला लिमिटिंग है, उसके बाद कितनी हीट रिलीज़ हो रही है कितना,
लिमिटिंग कौन सा है? ये वाला है NaOH। तो NaOH जो है वो है ग्राम पर इक्विवेलेंट में, और इसे किलो जूल पर ग्राम इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा जो है हीट रिलीज़ किस में होता है, किलो जूल में आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इस -57.1 से। तो इसका जो आंसर आएगा 2.855 किलो जूल आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो इधर, ये भी एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, मोल्स दे रखे हैं। सो ये सब यहाँ पे क्या है, चैप्टर 1 का लॉजिक है, तो ये नहीं बता रही मैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन को देखो, 4.9 ग्राम H2SO4 इज मिक्स विद 12 ग्राम NaOH, कैलकुलेट द हीट रिलीज। अब इसमें क्या निकालना है, हीट रिलीज निकालनी है। 4.9 ग्राम इसके H2SO4 के दे रखे हैं और NaOH के कितने दे रखे हैं आपको, 12 ग्राम्स दे रखे हैं। इनका मास पता है क्या होता है, H2SO4 का 98 होता है। अब इनके क्या किया आपने, मोल्स को मल्टीप्लाई किया इनके n फैक्टर के साथ, तभी ये भी तो एक वही होता है। ठीक है, तो ऐसे इसके क्या आ जाएंगे, दोनों के लिमिटिंग पता लग जाएगा इनसे। ग्राम इक्विवेलेंट आगे, पता लगाओ लिमिटिंग कौन से, लिमिटिंग ये है H2SO4 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, आपका आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, दिस वाज योर लेक्चर 3। स्टे ट्यून्ड फॉर लेक्चर 7।